हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं प्रेम सिंह गहलोत आज से आपकी मैथ्स की वापस न्यू क्लास से स्टार्ट करा रहा हूँ। तो अभी लॉकडाउन है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। हाँ, बाहर जाओ। तो अपन मैथ्स का पहला टॉपिक अच्छे से शुरू कर रहे हैं। आज मैंने पूरा नया सेटअप लिया है, टैबलेट वगैरह सब कुछ अच्छे से शुरू कर रहे हैं। तो आपको कोई भी कमी लगे, कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे बता दीजिएगा। आज ये अपना टैबलेट पे पहला वीडियो है। अपन रेगुलर डेली का एक वीडियो आएगा अब, और फिक्स है वीक में कम से कम 7 वीडियो में बनाऊंगा। कोशिश है इससे ज़्यादा ही देने की, और अपन कोशिश करेंगे कि 1 डेढ़ महीने में अपनी पूरी मैथ्स कंप्लीट कर दें। तो आज अपना जो पहला टॉपिक ले रहा हूँ मैं, वो है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन आज मेरा पहला वीडियो है टैब पे, तो हो सकता है थोड़ी कोई दिक्कत आ जाए, और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो पहला टॉपिक ले रहा हूँ मैं, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। इस क्षेत्रमिति रिलेटेड काफी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि ये क्षेत्रमिति समझ में नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो अपन इसको बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्षेत्रमिति में दो चीज होती है, एक तो होती है 2D और एक होती है 3D। तो आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा कि 2D क्या होती है, 3D क्या होती है। मतलब बिल्कुल एकदम बारीक बारीक चीजें जो आपको पूरा समझ में आ जाए। क्षेत्रमिति में हमेशा 3 चीजें पूछी जा सकती है। क्या क्या पूछ सकते हैं क्षेत्रमिति में? आपको या तो परिमाप पूछ सकते हैं, या आपको क्षेत्रफल पूछ सकता है। परिमाप, क्षेत्रफल, और तीसरा आपसे पूछा जा सकता है आयतन। तो इंग्लिश मीडियम है तो इसको तो बोलते हैं पेरीमीटर, इसको बोलते हैं एरिया, और इसको वॉल्यूम। तो पहले इन तीनों का मतलब समझिए कि क्या परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक, मान लीजिए, खेत लिया है। ये एक खेत है, ये एक खेत है। इस खेत के चारों ओर आपको अगर तारबंदी करनी है, तो वो तारबंदी किसका काम करेगा? परिमाप। यानी बेसिक सी बात करें तो परिमाप का मतलब होता है आपका बाहरी रास्ता। किसी भी आकृति का, किसी भी आकृति का बाहरी रास्ता जो होता है वो क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। कोई भी कैसी भी आकृति ले लो, सभी भुजाओं का योग भी बोल सकते हो और बाहरी रास्ता भी बोल सकते हो, वो क्या होता है? परिमाप। दूसरा है मेरे पास क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए इस खेत में आपको क्या करना है? हल जोतना है। आपको इस खेत में हल जोतना है, तो आप कितनी जगह पर हल जोतोगे? जितनी जगह पर जो ये पूरा आप घूम रहे हो, इसमें हल जोत रहे हो, वो क्या कहलाता है? इसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल का बेसिक मतलब होता है किसी भी चीज पे आप जो वर्क कर रहे हो वो क्या होगा? क्षेत्रफल। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कोई डिब्बी है, इस पे मैंने कलर किया, तो जितनी जगह पर कलर होगा वो क्या कहलाएगा? इसका एरिया। वर्क करना या कलर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कलर। किसी भी आकृति पे जो कलर किया जाता है, जितनी जगह पे कलर किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है उसको पूरा कवर करना, कोई भी चीज छूटे नहीं, उसको कवर करना, क्या कहलाता है? तीसरा चीज है आपके पास आयतन। जैसे इस खेत को आपने खोदना शुरू किया, और आपने कितना खोदा? मान लीजिए 1 मीटर खोदा। 1 मीटर खोदने पर जितनी मिट्टी बाहर आई है, वो मिट्टी क्या कहलाएगी? जो 1 मीटर का आयतन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? 1 मीटर का आयतन कहलाएगा। यानी आयतन का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है बाहर से। आपके पास कोई भी आकृति, आप मोबाइल चला रहे हो, तो मान लीजिए मोबाइल आपके 200 ग्राम का है, तो उसका आयतन कितना होगा? 200 ग्राम होगा। एक गिलास में पानी भरा हुआ है, जितना उस पानी का भार होगा वो उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। तो आई थिंक आपको तीनों चीज पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या चीज नेक्स्ट? तो ये पहली चीज हो गई, बेसिक चीज, जिसमें अपने क्या क्या पढ़ा है। जिसमें अपने आयतन पढ़ा है, क्षेत्रफल पढ़ा है, और परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बेसिक चर्चा की है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद सेकंड। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके सामने यूनिट की। किसकी? यूनिट की। यूनिट का मतलब होता है इकाई, यानी कि
इसके पीछे क्या इकाई लगेगी, सेंटीमीटर लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा कि सेंटीमीटर क्यूब लगेगा या मीटर स्क्वायर लगेगा, जो भी इकाई, इकाई का मतलब होता है किसी भी चीज के जो एंड में लगने वाली यूनिट होती है वो इकाई कहलाती है, यूनिट कहलाती है। ओके, जैसे बात करते हैं इसमें सबसे पहले बात करता हूं मैं भुजा के बारे में। भुजा की क्या इकाई हो सकती है, परिमाप की क्या इकाई हो सकती है, तीसरी क्षेत्रफल की क्या इकाई हो सकती है, रटना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, और चौथा है आयतन की क्या इकाई हो सकती है। इसे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनेंगे, पहले इसके बारे में, इकाई के बारे में अपन चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भुजा। भुजा में क्या क्या आ सकता है, भुजा में ऊंचाई आ सकती है, आधार आ सकता है, लंब आ सकता है, त्रिज्या आ सकती है, व्यास आ सकता है, और क्या आ सकता है, व्यास हो गई, त्रिज्या हो गई, भुजा हो गई, ये सारी चीजें किसमें आएगी, ऊंचाई, आधार, तिर्यक ऊंचाई, ये सब चीजें क्या होगी, भुजा होगी। एक और आता है विकर्ण, ये सारी क्या होगी, भुजा। भुजा का मतलब होता है एक तरीके से अपन कह सकते हैं लाइन या रेखा, जो रेखा होती है वो क्या होगी, भुजा होगी। किसी भी आकृति को बनाने के लिए उसका क्या होना चाहिए, भुजा होनी जरूरी चाहिए। अगर आपके पास भुजा है तो आप आकृति बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। भुजा यानी एक रेखा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैंने वर्ग को बिना भुजा बना दिया, तो पॉसिबल नहीं है। पहले आपने एक फिक्स लाइन दी है, ये लाइन त्रिज्या कहलाती है, फिर इतनी दूरी पर चारों ओर एक गोला बनाया, और वो क्या कहलाएगा आपके, वो कहलाएगा वर्त। यानी कि वर्त के लिए भी एक भुजा की आवश्यकता होती है, और वो भुजा क्या होती है, त्रिज्या होती है। भुजा की बात करें तो भुजा की इकाई सिंगल इकाई होती है, या तो सेंटीमीटर होगा, या मीटर होगा, या किलोमीटर होगा। ठीक है, परिमाप, परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, तो इसका भी होगा सेंटीमीटर, मीटर, या किलोमीटर। यानी कि परिमाप की और भुजा की इकाई क्या होती है, सेम होती है। अब बात करें क्षेत्रफल की, ये दोनों तो याद रह जाएगा। अब क्षेत्रफल की बात करें, किसी का भी आपको क्षेत्रफल याद होगा, मुझे याद है जैसे आयत, आयत का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मान लीजिए लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा बोलो, 80 सेंटीमीटर इसका। यानी कि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से आपने गुणा किया तो क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई भी आकृति का क्षेत्रफल ले लीजिए, कोई भी आकृति का क्षेत्रफल ले लीजिए, क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल हमेशा होता है दो भुजाओं का गुणा। दो भुजाओं का गुणा जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल। दो भुजाओं का गुणा। ठीक है, कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं वर्ग का लेता हूं, तो वर्ग का क्या होता है, वर्ग का होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजाएं कितनी है, आर इंटू आर, क्या हो रहा है, आर इंटू आर, यानी दो भुजाओं का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो होती है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, या मीटर स्क्वायर होगी, या किलोमीटर स्क्वायर होगी। यानी कि क्षेत्रफल हमेशा द्विगुणित होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर में होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, या किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। आयतन क्यूब में होता है, आयतन होता है क्यूब में। क्यों होता है देखो समझो, जैसे सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, या किलोमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, किलोमीटर क्यूब हो गया। कैसे कि आपको किसी का आयतन याद है, जैसे मुझे याद है घनाभ का, यानी कि घनाभ का मतलब हो गया क्यूबॉइड का। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो कितनी भुजाएं गुणा हो रही है, तीन भुजाएं गुणा हो रही है, तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर अगर तीन बार गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो घनाभ का घन हो गया, घनाभ हो गया। किसी की भी आकृति का अगर आपको आयतन की इकाई पूछे तो आयतन हमेशा किसमें होगा, क्यूब में। ठीक है, तो आपको इकाई के बारे में पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर भुजा की पूछेगा तो सिंगल इकाई होगी, परिमाप की पूछेगा तो भी सिंगल होगी, अगर आपको क्षेत्रफल की पूछेगा तो हमेशा स्क्वायर में करनी है, और आयतन में पूछेगा तो क्यूब में लेनी है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में हमेशा इकाई ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल आ गया तो स्क्वायर आएगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, भुजा अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इकाई के बारे में ज्यादा मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इकाई पे भी एक बार क्वेश्चन कैसा आ गया था, देखो समझो। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था। एक क्वेश्चन ये था कि मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, डी ग्रुप का क्वेश्चन है, रेलवे डी ग्रुप का।
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि एक त्रिभुज दे दिया, एक त्रिभुज का आधार दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी आपको 8 सेंटीमीटर और आपको क्षेत्रफल पूछा था। आपको क्षेत्रफल क्या कर दिया था, उसने पूछ लिया था। ठीक है, ऑप्शन क्या थे, मैं 4 ऑप्शन भी ले लेता हूं। उसने दे दिया था 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर और 40 सेंटीमीटर क्यूब। 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है अगर आधार और ऊंचाई दे रखी है तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। अपन आगे पढ़ेंगे आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, आगे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1/2 आधार, आधार कितना है 10 और ऊंचाई कितनी है 8। तो ये आ गया 80/2 कितना आ गया 40। अब 40 तो सब में है, तो 40। अब यहाँ पे खेल था इकाई का। तो बताइए इकाई क्षेत्रफल की क्या होती है, क्षेत्रफल की या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या मीटर स्क्वायर होगी या किलोमीटर स्क्वायर होगी। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है और तीसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब दूसरा या तीसरा हो सकता है। तो बताओ ये भुजाएं किसमें, सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में तो उत्तर भी सेंटीमीटर में आएगा, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था 40 सेंटीमीटर। अब क्या होता है एग्जाम में अपने पास टाइम कम होता है, 40 सूत्र आ गया तो ये ऑप्शन डाल दिया, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि आपको क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर में आए। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद तीसरा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में इस बेस पर बन सकते हैं। वो क्या बन सकते हैं, रेशियो पे बन सकते हैं। इकाई क्या क्या होगी, जैसे एक सिंपल सा लेते हैं, रेशियो बेस पे क्वेश्चन बनता है, समझना थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपको भुजा का रेशियो दे रखा है तो परिमाप का रेशियो, क्षेत्रफल का रेशियो और आयतन का रेशियो क्या क्या हो सकता है, समझना एक बार अच्छे से। अगर भुजा है ए अनुपात बी में तो परिमाप भी ए अनुपात बी में होगा, क्षेत्रफल ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर में होगा और आयतन किस में होगा, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब में होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपने अभी पढ़ा था कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ये अगर भुजा का दो आकृतियां दे दी, ये त्रिभुज पहला और ये त्रिभुज सेकंड दे दिया, अगर भुजा ए बी है तो परिमाप भी ए अनुपात बी होगा, आयतन ए अनुपात ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा और त्रिभुज का आयतन होता नहीं है। क्यों नहीं होता अभी अपन चर्चा करेंगे। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो अभी इस पे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, समझना थोड़ा सा। मान लो एक क्वेश्चन बन गया कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज 1 और एक त्रिभुज 2 के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया आपको 4:9। तो आपको क्या क्या पूछ सकता है, आपको पूछेगा कि भुजा का अनुपात बताओ और परिमाप का अनुपात बताओ। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखो समझो, ध्यान देना थोड़ा सा। इसका कलर चेंज होता तो है, नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं। तो आपको क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 का अनुपात दे दिया 4:9। तो भुजा का क्या हो जाएगा, अभी अपने देखा था, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अपने देखा था कि अगर क्षेत्रफलों का स्कोर है तो भुजा क्या हो जाएगी, अगर भुजा ए बी है तो क्षेत्रफलों का स्कोर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्कोर दे रखा है यानी 4:9 दे रखा है, तो भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। और परिमाप का, परिमाप और भुजा का अनुपात हमेशा सेम रहता है तो इसका भी कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया और आपको भुजाओं का अनुपात पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो इसके बाद आगे, और जैसे दो घन है, ये पहला घन और ये घन 2, इसकी भुजाओं का अनुपात आपको भुजा का अनुपात दे दिया 1:2। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 1:4 होगा क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर करना पड़ेगा। और आयतन का अनुपात क्या होगा 1:। अब यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा।
लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत कुछ इस प्रकार से आती है, देखो समझो। अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे दो घन है, ये घन फर्स्ट और ये घन टू, की क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे दिया है, कितना दे दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया, मान लीजिए 25:36, और आपको पूछेगा क्या, आयतन का अनुपात बताओ। ठीक है, तो आपके पास में एक तो होती है भुजा, एक होती है, दूसरा है क्षेत्रफल, और तीसरा है आपके पास आयतन। तो समझना, इस बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना कि क्षेत्रफल दे दिया 25:36, तो भुजा उल्टा चलेगा, यानी भुजा कितनी हो जाएगी, 5:6, क्योंकि 25 किसका रूट होता है 5 का, 36 किसका रूट होता है 6 का। अब आयतन इसका क्यूब करेंगे वापस, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब हो जाएगा आपके 125, और 6 का क्यूब हो जाएगा 216। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 125:216 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपके घनों के आयतनों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि बराबर रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद अब मैं आपको एक बहुत शानदार क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन समझना, नीचे दिए गए चित्र में सबसे छोटे त्रिभुज तथा उनके बीच का क्षेत्रफल बराबर है यदि सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़े त्रिभुज की भुजा क्या होगी। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ये क्या कर दिया, आपको 3 त्रिभुज दे दिए हैं, ये त्रिभुज दे दिए। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में सबसे छोटे त्रिभुज तथा उनके बीच का क्षेत्रफल बराबर है। आगे कह रहा है यदि सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़े त्रिभुज की, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको एक तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फॉर्मूला आपको बताया नहीं हूँ, मैं आपको इसको रेशियो बेस पे करूंगा। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ध्यान देना थोड़ा सा। ये कहना चाह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है, मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी। अब ये कहना चाह रहा है कि ए का जो क्षेत्रफल होगा, इसका ए का, ये वाला जो ये त्रिभुज है, इस ए का जो क्षेत्रफल होगा और इसके बीच का, यानी कि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे समझना, मैं एक ले रहा हूं त्रिभुज ए, त्रिभुज बी और त्रिभुज सी। समझना अच्छे से, अगर त्रिभुज ए का क्षेत्रफल में एक मानूं, तो बताओ त्रिभुज बी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर ए का एक हो गया, ये एक हो गया, और इसके बीच का भी एक है, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2। सी का पूछा है तो ए, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, और ये भी कितना होगा, एक होगा। तो सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3। ये किसका अनुपात है, ये क्षेत्रफलों का अनुपात है। ये किसका अनुपात है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बीच का क्षेत्रफल और सबसे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। ध्यान से समझना, मैं वापस रिपीट करूंगा।
तो अगर क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया तो बताओ भुजाओं का अनुपात क्या होगा? भुजा का अनुपात हो जाएगा आपके, इसका रूट लेना पड़ेगा। अगर ये 4 होता तो ये 1 है तो 1, 4 होता तो 2 करते, लेकिन 2 किसी का रूट नहीं होता तो क्या कर देंगे? रूट 2। और ये क्या कर देंगे? रूट 3। ये किसका अनुपात आ गया? भुजा का अनुपात आ गया। यानी कि 1, 2 और 3 क्या आ गया? क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो भुजाओं का क्या हो जाएगा? 1, रूट 2 और रूट। अब कह रहा है सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा आपको प्रश्न में दे दी कितनी? 8। और सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा अपने अकॉर्डिंग कितनी है? 1। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 8। सबसे बड़े त्रिभुज यानी रूट 3 का मान आपसे पूछा गया है, तो रूट 3 का मान कितना हो जाएगा? रूट 3 का मान हो जाएगा 8 रूट 3। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? ये मैं हालांकि समबाहु त्रिभुज करूंगा तब उसमें आपको ये पूरा डिटेल में वापस बताऊंगा कि ये कैसे बना, पूरा सूत्र के माध्यम से करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये थी, वापस समझाते थे, एक बार समझिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। देखो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, इसको समझना। क्वेश्चन ये है कि सबसे, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको वापस। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि जो सबसे छोटा त्रिभुज है ये और इसके बीच का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अगर मैं इसको 1 मानूंगा तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। अब बात करते हैं त्रिभुज ए का क्षेत्रफल अगर 1 है तो बी कौन सा है? बी ये वाला पूरा है, तो ये कितना होगा? 1 और 1, ये वाला पूरा त्रिभुज होगा। ये पूरा त्रिभुज है तो कितना हो गया? बी का मान 1 और 1 कितना आ गया? 2। तो मैंने बी को कितना मान लिया? बी 2 आ गया। सी कितना आएगा? ऐसे कैसे? सी तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया? 3। ये है क्षेत्रफलों का अनुपात। ये किसका अनुपात है? ये क्षेत्रफलों का अनुपात। लेकिन आपको किसका पूछा? भुजाओं का। तो भुजा इसका रूट ले लेंगे, तो रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 रूट 2 रूट 3 क्या आ गया? भुजाओं का अनुपात। अब सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी है। सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी दे दी? 8। तो 1 अनुपात की वैल्यू आपको कितनी दे दी है? 8। 1 अनुपात की वैल्यू 8। और सबसे बड़े की पूछी, अगर बीच वाले की पूछता तो रूट 2 यानी कि 8 रूट 2 हो जाता, लेकिन सबसे बड़े की पूछी है तो कितनी आ जाएगी? 8 रूट 3 आ जाएगी। इस पे क्षेत्र जो अनुपात बेस पे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनेंगे आगे अपन, और इस बेस पे करेंगे। जैसे क्वेश्चन बनता है वर्ग और उसके विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे आगे। शानदार शानदार क्वेश्चन और पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान में क्या रखना? आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर भुजा का अनुपात ए अनुपात बी है तो परिमाप का कितना होगा? परिमाप का भी ए अनुपात बी होगा। और क्षेत्रफल का कितना होगा? स्क्वायर में। और आयतन का क्या होगा? क्यूब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके बाद में। अब मैं चर्चा करता हूं यहाँ पे आपके सामने कि आज थोड़ा टैब पे पहला दिन है दोस्तों, तो इतना अच्छे से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। 1-2 दिन में हैबिट हो जाएगी, अच्छे से करेंगे अपन। अब मैं आगे से ये क्वेश्चन आज जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखने की जरूरत नहीं, आगे से आपको एक पीपीटी बन के आएगी, इसके अंदर सीधी क्वेश्चन ऊपर दिखेगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा और इसका नीचे अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, इसके बाद अपन आगे करते हैं क्वेश्चन। आगे अपन क्षेत्रमिति को 2 भागों में बांट देते हैं। क्षेत्रमिति को अपन 2 भागों में बांटेंगे। क्षेत्रमिति को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो 2D और एक 3D। क्या होता है 2D और क्या होता है 3D, इसके बारे में समझते हैं। देखो ध्यान देना, 2D और 3D। 2D एक ऐसी आकृति होती है जो 2 दिशाओं में बनती है, यानी कि एक मैं सिंपल सी बात करूं तो ये तो वास्तविक होती है। मैं आपको समझाता हूँ वास्तविक और काल्पनिक का क्या मतलब हुआ, और ये काल्पनिक कैसे। मैं उल्टा कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगा सर आप उल्टा बोल रहे हैं। मैं उल्टा नहीं, एकदम सही बोल रहा हूँ, समझना। 2D के अंदर मैं एक त्रिभुज देता हूँ, ये त्रिभुज जैसा है वैसे का वैसा मैं यहाँ पे बना पा रहा हूँ। जैसा है ये त्रिभुज, ये जैसा है वो वैसा का वैसा बना पा रहा हूँ। ये 2D है। ये क्या है आपकी 2D। 3D, 3D के अंदर मैं एक लेता हूँ आपका घन। जैसे मैंने एक घन लिया है, ये घन कुछ इस प्रकार से बनता है। ये घन ले लिया, ये घन बनाया। तो ये घन एक्चुअली में ऐसा होता है नहीं, ये अपन काल्पनिक आकृति बना रहे हैं, क्योंकि ये जो है उभरा हुआ होगा। जैसे अपन लूडो खेलते हैं ना, लूडो के अंदर जो पासा होता है ना, वो घन का काम करता है। तो 3D वाली आकृति होती है वो
बोर्ड पे या फिर अपन जो यहाँ पे बना रहे हैं वो कैसी बनती है, काल्पनिक बनती है। जैसे गिलास, गिलास 3D में आता है, बेलन होती है, गिलास किसका काम करती है, बेलन का। तो गिलास कुछ इस प्रकार से बनती है, ये तो ये क्या है, गिलास। तो ये जैसी है वैसी बना पा रहे हैं, नहीं, इसको अपन इमेजिन कर रहे हैं कि ये ऐसी होती है। तो ये 3D वाली आकृति है जिसको अपन काल्पनिक रूप से बोर्ड पे बनाते हैं, और 2D जैसी है वैसी बनाई जा सकती है। ठीक है, 2D के अंदर कौन सी आकृति आती है और 3D में कौन सी आती है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, 2D में कौन सी आकृति आएगी और 3D में कौन सी आकृति आएगी। तो ध्यान देना थोड़ा सा, इस तरफ तो ले लेता हूं मैं 2D और इस तरफ ले लेता हूं 3D। 2D में जो आकृति आएगी, 5 आकृति आती है। सबसे पहली आती है वो है त्रिभुज, सबसे पहली आकृति त्रिभुज। सेकंड है आपकी वो है आयत। तीसरी आकृति है आपकी वर्ग। चौथी आकृति है आपकी वृत्त, और पांचवी आकृति होगी वो होगी चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज में भी 4 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज। और 3D में क्या क्या आकृति होती है, अच्छा वर्त के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, और वर्त के अंदर ही अपन अर्धवर्त पढ़ेंगे। वर्त और अर्धवर्त दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। 3D की बात करें, 3D में पहली आकृति होती है घन, दूसरी आकृति होती है घनाभ, तीसरी आकृति होती है बेलन, और चौथी आकृति होती है शंकु, और पांचवी आकृति होती है गोला और अर्धगोला। गोला और अर्धगोला। एक बार मैं इन सबको इंग्लिश में बता देता हूं क्या क्या बोला जाता है, ध्यान देना। त्रिभुज को ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसको बोलते हैं सर्कल एंड सेमी सर्कल, और ये क्वाड्रिलेटरल। और घन को बोलते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, और इसको बोलते हैं स्फेयर और हेमी स्फेयर, स्फेयर और हेमी स्फेयर। ये आकृतियां होती है 2D और 3D। 2D आकृतियों का क्या होता है, 2D आकृतियों का अपन परिमाप ज्ञात कर सकते हैं और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन 2D आकृतियों का अपन आयतन ज्ञात नहीं कर सकते। 3D जो आकृति होती है, 3D आकृति का अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसका ज्ञात किया जा सकता है, क्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसका परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, जो अगले पेज पे समझते हैं। देखो ध्यान दीजिए नेक्स्ट पेज पे, ऐसा क्यों होता है वो भी रीजन समझ लीजिए। देखो ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि 2D का क्या होता है समझिएगा। 2D में अपन परिमाप निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और 3D का क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और आयतन निकाल सकते हैं। परिमाप मैंने क्या कहा था, परिमाप होता है बाहरी रास्ता। परिमाप क्या होता है, बाहरी रास्ता। और क्षेत्रफल क्या होता है, जिस पे अपन वर्क कर रहे हैं, और आयतन क्या होता है, इसका बाहर होता है। तो 2D की आकृति मैंने ली त्रिभुज, क्या त्रिभुज का बाहरी रास्ता निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, बाहरी रास्ता। परिमाप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ये जो हो गया इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। क्या इसका आयतन, क्या इसका कोई भार बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि तो एक आकृति है, बिल्कुल एक माइनस की 2D है, दो भुजाओं के अंदर बन रही है, तो इसका कुछ भी भार नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी नेक्स्ट बात करते हैं अपन 3D। 3D का क्षेत्रफल, जैसे 3D में मैंने ली बेलन, ये मैंने एक बेलन ले ली, तो क्या बेलन का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, बिल्कुल। इस पर कितनी जगह पे कलर होगा, जैसे गिलास ले ली तो गिलास पे कलर कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। इसका भार होता है, बिल्कुल होता है, गिलास का भार होता है। इसमें क्या पानी आएगा, या खाली गिलास का भी भार होता है। जो खाली गिलास होगी वो खोखले बेलन का काम करेगी, और भरी हुई गिलास है तो ठोस बेलन का काम करेगी। तो ये हो गया बाहर, तो इसका मतलब इसका अपन क्षेत्रफल और आयतन। क्या इसका बाहरी रास्ता निकाला जा सकता है, नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अनंत बाहरी रास्ते, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कहीं पे भी दुनिया भर के रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बाहरी रास्ता निकालना पॉसिबल नहीं है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए अपने जितने दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और एक बात और समझ लीजिए, जो भी मैंने आपको आज कराया है थोड़ा ध्यान से देख लेना। और अगर आप चाहते हो कि नहीं ये कॉपी में हम नहीं लिखना चाहते तो इसका जो भी मैंने ये लिखा है इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे है, देखता हूँ इसकी पीडीएफ अवेलेबल होती है कि नहीं, कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ भी अपने अवेलेबल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अपन डेली का एक वीडियो करने की कोशिश करेंगे। आज अपने बिल्कुल बेसिक बातें की हैं। कल की क्लास में अपन 2D शुरू करेंगे। 2D में सबसे पहले आकृति शुरू करेंगे ट्रेंगल। ट्रेंगल का क्षेत्रफल, ट्रेंगल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। बाकी अपन कल की क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।